ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 26 नया कार्य। मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी की ओर देखते हुए ब्लेज ने पूछा, बूढ़े आदमी मैग्नस, क्या तुमने ये जानबूझकर किया? इसके अलावा तुमने तापमान से संबंधित शैतानी फल भी खाया था। मैंने सिर्फ तुम्हारे भीतर सोए हुए हाउ शोकू हकी को जगाया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जहां तक शैतानी फल की बात है, हाँ, जब मैं छोटा था तो मैंने मेरा नोमी अग्नि फल खाया था। मेरा नोमी शैतानी फल विश्वकोश में वर्णित शक्तिशाली लोगिया फल, एक फल जो बड़े पैमाने पर विनाश करने में सक्षम है। ब्लेज ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं, वर्तमान समय रेखा में मेरा नोमी यूजर नहीं है, क्योंकि इसे बहुत पहले बूढ़े आदमी मैग्नस ने खा लिया था। क्या यह हो सकता है कि उसके मरने के बाद ही एस को यह फल मिला हो? क्या संयोग है? ब्लेज ने सोचा। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि आपका शैतान फल मेरे फल से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये गर्म फल, गर्मी फल, तापमान फल से अलग है जो मैंने देखा है। ये किसी तरह का दुर्लभ शैतानी फल होना चाहिए जिसे दूसरों ने कभी नहीं खाया हो। क्या तुम मेरे लिए अपनी शैतानी फल शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हो? बूढ़े आदमी मैग्नस ने पूछा। जरूर, ब्लेज ने कहा और अपनी उत्कृष्ट ताप संचालन क्षमता का प्रदर्शन किया, जिसमें लाल नारंगी ज्वाला जैसी उपस्थिति थी। आकर्षक। आपकी क्षमता आग नहीं बल्कि शुद्ध गर्मी है जो आग जैसी लगती है। इसका तापमान सामान्य लौ जितना ही है, लेकिन बार बार इस्तेमाल से आप तापमान को और भी बढ़ा सकते हैं। मेरी लौ को देखिए, शायद इससे आपको कुछ अंदाजा हो जाए। बूढ़े आदमी मैग्नस ने कहा। एक नीली लौ प्रकट हुई और उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी। इसे कैसे कहें? ब्लेज की नजर में यह लौ देखने में सुंदर और मनमोहक लग रही थी। इसमें आग की प्राकृतिक क्रूरता का अभाव था, लेकिन इससे निकलने वाला तापमान आपकी औसत लौ से अनगिनत गुना ज्यादा था। उसे आश्चर्य हुआ कि बूढ़े व्यक्ति ने न तो हाथ बढ़ाया और न ही कोई आदेश दिया, बल्कि उसके विचार मात्र से ही आग की लपटें स्वाभाविक रूप से प्रकट हो गई। इसका मतलब है कि उसने अपनी शैतानी शक्ति को जागृत कर लिया। आखिरकार लॉजिया शैतान फल को जगाना पैरामीशिया से अनगिनत गुना कठिन है। आप कौन हैं, बूढ़े आदमी? ब्लेज ने पूरी तरह से परेशान होकर पूछा। हो, मैं तो बस एक साधारण बूढ़ा आदमी हूं जो कभी समुद्र में घूमता था। आपने किस समय समुद्र यात्रा की थी? 60 साल हो गए। मैं बहुत सी बातें भूल गया हूं। मैं करीब 30 साल तक समुद्री डाकू था। मुझे लगता है कि ये 1420 से 1450 के बीच की बात है। बूढ़े आदमी मैग्नस ने अपने अतीत को याद करते हुए जवाब दिया। इसका मतलब है आप 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं? ब्लेज ने चौंकते हुए पूछा। उसे पता था कि वन पीस की दुनिया में औसत जीवन अवधि 140 फीट है, लेकिन वो पहली बार किसी इतने बूढ़े व्यक्ति से मिल रहा था। हाँ, मेरी उम्र लगभग 115 साल है। अगर कुछ गड़बड़ न हुई तो मैं अगले 5 या 6 साल तक जीवित रह सकता हूं। बूढ़े आदमी, क्या तुम मुझे हकी सिखा सकते हो? ब्लेज ने अचानक पूछा। अगर बूढ़े आदमी ने उसे सिखाया तो उसे यकीन है कि उसकी हकी तेजी से सुधरेगी। मुझे तुम्हें सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हें अनुभव की कमी है। 1 या 2 साल और समुद्र में घूमो, फिर वापस आओ तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बूढ़े आदमी मैग्नस ने ब्लेज के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन एक शर्त रखी। ब्लेज समझ गया, अगर हकी के बारे में उसकी समझ गलत नहीं है तो ये सभी जीवित प्राणियों में मौजूद एक सर्वोच्च क्यूई है, लेकिन इसमें महारत हासिल करने के लिए और अभ्यास की आवश्यकता है। लेकिन किसी की लड़ाकू भावना, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति ये निर्धारित करती है कि कोई हकी कितना मजबूत बन सकता है। ठीक है, तो उसके बाद ब्लेज ने बूढ़े आदमी मैग्नस से बातचीत की और उससे कई बातें सीखी। बाद वाले ने उसे शैतानी फल की क्षमताओं के बारे में भी संकेत दिए जो उसने विकसित की थी। उनसे बातचीत करके उनकी आंखें खुल गई। जब ब्लेज ने पूछा कि वो यहां अकेले क्यों रह रहे हैं, बूढ़े आदमी ने कहा कि ये उसके साथियों और उनसे किए गए उसके वादे से संबंधित है। भले ही वो यहां अकेला रहता है, लेकिन वो कभी कभी चीजें खरीदने और दुनिया में क्या हो रहा है ये जानने के लिए आसपास के द्वीपों पर जाता है। ब्लेज ने पूछा, तो फिर क्या आप समुद्री डाकू राजा गोल्डी रोजर के बारे में जानते हैं? उसने पूरी ग्रैंड लाइन पर विजय प्राप्त की थी और अंतिम द्वीप तक भी पहुंच गया था। मुझे पता है। अफसोस की बात है कि वो बहुत जल्दी पैदा हो गया। बूढ़े आदमी मैग्नस ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने कारण नहीं बताया। वो सबसे अच्छा सबूत है कि समय बदल रहा है और अंततः एक नई सुबह पैदा होगी। एक रात द्वीप पर आराम करने के बाद ब्लेज अगले दिन बूढ़े आदमी मैग्नस को अलविदा कहने के बाद वहां से चला गया। ब्लेज के लिए उनसे मिलना सौभाग्य की बात थी। उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा और उनके कुछ अनुभवों ने उन्हें और भी मजबूत बनने के लिए प्रेरित किया। एक व्यापक दुनिया उसकी खोज का इंतजार कर रही है और केवल ताकत के साथ ही वो उनका आनंद ले सकता है और रक्त उत्तेजक लड़ाइयों का अनुभव कर सकता है। बूढ़ा आदमी मैग्नस द्वीप के किनारे खड़ा था और ब्लेज के काले चेहरे को जटिल भाव से देख रहा था।
क्या ये भाग्य है? अगर नहीं है तो क्या है? ऐसा लगता है कि हमारा मिलना पहले से तय था। केवल समय ही बताएगा। ब्लेज ने लॉग पोस्ट द्वारा बताई गई दिशा में यात्रा की। उसे उम्मीद है कि कम से कम अगला द्वीप सामान्य होगा। फिर उन्होंने अपने सिस्टम इंटरफेस की जांच की। विशेषता अनुभाग में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन कार्य अनुभाग में नए कार्य सामने आए थे। कार्य: हाकी की मूल बातें सीखें, केनबुन शोकु प्लस बुसो शोकु। समय सीमा 2 वर्ष। पुरस्कार 10.0 हकी अंक प्लस 2.0 निःशुल्क विशेषता अंक। कार्य: हाओ शोकु नो हकी को पूरी तरह से मास्टर करें। समय सीमा 2 वर्ष। स्थिति: अर्ध जागृत। पुरस्कार 5.0 संविधान प्लस 5.0 शैतान फल क्षमता प्लस 5.0 हकी अंक प्लस 5.0 निःशुल्क विशेषता अंक। वाह, क्या शानदार इनाम! ब्लेज उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकता। एक बार जब वो हकी में महारत हासिल कर लेता है तो वो निडर होकर कुछ मजबूत लोगों को चुनौती दे सकता है, और वो अच्छी तरह से जानता है केवल मजबूत लोगों से लड़कर ही वो खुद को बेहतर बना सकता है। अध्याय 27 बोइन द्वीप समूह। कुछ घंटों तक लगातार दौड़ने के बाद ब्लेज को अंततः एक तारे के आकार के द्वीप की एक अस्पष्ट रूपरेखा दिखाई दी। क्या ये बोइन द्वीप समूह नहीं है? जब वो द्वीप के पास पहुंचा तो उसे एक स्पष्ट दृश्य दिखाई दिया जो फूल के आकार के द्वीपों की एक श्रृंखला थी। स्टोमेक बैरन इस बड़े फूल के आकार के पौधे का नाम है। ये विभिन्न विशालकाय कीड़ों और क्रूर मानवभक्षी पौधों का घर है। सबाउडी द्वीप समूह की घटनाओं के दौरान बार्थोलोम्यू कुमा द्वारा उसोप को इनमें से एक द्वीप पर भेजा गया था, और उसने अपने कौशल को निखारने के लिए द्वीप पर 2 साल बिताए थे। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इस द्वीप में प्रवेश करता है उसके लिए इसे दोबारा छोड़ने का कोई मौका नहीं होता। हालांकि उसोप और हेराक्लीज दोनों ही ये उपलब्धि हासिल करने में सफल रहे। बेशक ब्लेज जैसे किसी व्यक्ति के लिए ये द्वीप कोई खतरा नहीं है। उसे जो चीज आकर्षित करती है वो है यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बनने वाले कई खाद्य पदार्थ जैसे कि रेमन, हैम फ्रूट्स, चॉकलेट रॉक्स, स्वादिष्ट फल इत्यादि। अपने होंठ चाटते हुए वो आगे बढ़ा और द्वीप पर उतरा। जैसे ही वो उतरा, एक सूरज के आकार का फूल का पौधा उसे खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके शरीर से निकली गर्मी से वो जलकर राख हो गया। आगे बढ़ते हुए ब्लेज को अलग अलग तरह के जानवर और मांसाहारी पौधे मिले। धरती से आया एक इंसान होने के नाते वो इन चीजों से बहुत प्रभावित हुआ। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो मजबूत था, अगर नहीं तो वो सिर्फ उसोप की तरह ही दौड़ सकता था। पर्यावरण का फायदा उठाते हुए उसने अपनी नई शैतानी फल क्षमताओं के साथ प्रयोग किया। हीट स्मैश सुनहरे रंग की मुट्ठी पूरी तरह से अत्यधिक तापमान से वास्तविक रूप से बनाई गई। धमाका! अपने हाथ की हल्की हरकत से प्रेत मुट्ठी ने विशालकाय भृंग के कठोर खोल को तोड़ दिया और उसे पूरी तरह से चूर्ण विखंडित कर दिया। भृंग का केवल खून और लहू ही बचा था। सूर्य की किरण नारंगीलाल चमक उसके हाथ से निकली और एक सीधी रेखा में फैल गई, जिससे उसके रास्ते में आने वाली हर चीज पिघल गई। एनर्जी शॉक, ब्लेज का पसंदीदा कौशल। उसकी मुट्ठी के चारों ओर लिपटा एक सुनहरा गोलाकार बुलबुला जो व्हाइटबर्ड के गुरा गुरा नोमी पावर के समान है। बूम! एक प्रहार से इसने एक भयानक ऊष्मा लहर छोड़ी जिसने 200 से 300 मीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट कर दिया, तथा पीछे केवल विनाशकारी झुलसे हुए निशान छोड़ गए। 3 हमले। उसने लगभग पूरे पेट के बैरन को नष्ट कर दिया, और वह भी उसके आने के 1 मिनट के भीतर। उसके कौशल भले ही आकर्षक लगे, लेकिन इसमें और विकास की आवश्यकता है। उसकी शैतानी फल क्षमता द्वारा छोड़ी गई गर्मी सामान्य लपटों की तुलना में थोड़ी कमजोर है। ये राक्षसी शारीरिक विशेषताओं वाले लोगों के खिलाफ उतना प्रभावी नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके शैतान फल की संभावित विशेषता अभी 20 फीट तक पहुंच गई है। एक बार जब वो उन्हें और बेहतर बना लेता है तो उसकी गर्मी का तापमान चौंकाने वाली डिग्री तक बढ़ जाएगा। आखिरकार उसने जो खाया वो सनसन फ्रूट है। उसे अभी बहुत आगे जाना है अपने शैतानी फल की असली ताकत को सामने लाने के लिए। तभी दूर स्थित नरभक्षी पौधे हिलने लगे और उसकी आंखों के सामने भृंगनुमा कवच पहने एक मानव प्रकट हुआ। उसका शरीर गोल था और हाथ पैर अपेक्षाकृत पतले थे। वो कोई और नहीं बल्कि ग्लिस्टन और उसोप के सेंसई का चैंपियन हेराक्लीज है। उसकी वेशभूषा एक नायक की तरह थी, जिसके चेहरे पर एक मुखौटा, एक लबादा और एक बैंगनी केप था। नमस्ते, मैं हेराक्लीजन हूं। कृपया और पौधे नष्ट न करें, नहीं तो बड़ा वाला नाराज हो जाएगा। हेराक्लीज ने झुलसी हुई जमीन को देखते हुए कहा। ओह, माफ कीजिए, मैं ब्लेज हूं। आपसे मिलकर खुशी हुई। ब्लेज ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। तुमने कौन सा शैतानी फल खाया है ब्लेजन? तुम्हारी शक्तियां डरावनी है। कुछ नहीं। वैसे मैंने पढ़ा है कि इस द्वीप पर बहुत सारे स्वादिष्ट फल मिलते हैं। क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? ब्लेज ने लार टपकाते हुए पूछा। मन, मेरे पीछे आओ ब्लेजन।
यह आश्चर्य की बात है कि तुम इस द्वीप की विशेषताओं के बारे में भी जानते हो। क्या आप इस द्वीप के निवासी हैं, हेराक्लीस? नहीं, मेरा गृहनगर साउथ ब्लू में है। मैं कुछ साल पहले यहां आया था और यही रहने का फैसला किया, हेराक्लीस ने जवाब दिया। बातचीत करते हुए वे जल्द ही भोजन से भरे क्षेत्र में पहुंच गए। ओह, ब्लेज की आंखें प्राकृतिक रूप से बने सभी खाद्य पदार्थों को देखकर चमक उठीं। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना उसने जो कुछ भी देखा उसे चट कर जाना शुरू कर दिया। उस जगह पर हर तरह के व्यंजन थे जिन्हें कोई व्यक्ति केवल सपनों में ही चख सकता है। उसे अंधाधुंध खाना खाते हुए देखकर हेराक्लीस ने चेतावनी दी, ब्लेजन, तुम सिर्फ खाना खाते नहीं रह सकते, तुम्हें वसा को जलाने के लिए कुछ करना होगा, अन्यथा यह तुम्हारे शरीर का वजन बढ़ा देगा। चिंता मत करो, यहां का खाना मेरे शरीर को प्रभावित नहीं कर सकता, ब्लेज ने कहा। यह सच है, उसका शरीर सूर्य है, इसलिए वो जो भी खाएगा वो मिनटों में परिष्कृत हो जाएगा और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। कुछ मिनटों के बाद जमीन कांपने लगी और पूरा द्वीप हिलने लगा। हेराक्लीस चिल्लाया, ब्लेजन, किसी चीज को पकड़ो, यह शुरू हो रहा है। द्वीप के बीचों बीच नुकीले दांतों से भरा एक बड़ा मुंह खुला और पंखुड़ी नुमा टुकड़े धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठे। सभी भारी वजन वाले जानवर और बिना पैरों वाले जानवर अपनी पकड़ खो बैठे और उस विशाल मुंह में समा गए। कुछ ही सेकंड में पंखुड़ियां बंद हो गई और रोशनी का हर हिस्सा अवरुद्ध हो गया। अंधेरे ने उन्हें घेर लिया। ब्लेज के लिए वो पूरी तरह से उत्तेजित होकर हवा में मंडरा रहा था। इस पेट के सरदार ने उसके भोजन के समय में खलल डाला। उसे और भी भड़काने वाली बात यह थी कि अधिकांश भोजन भी विशाल पेट में ही गायब हो जाता था, क्योंकि वे बीच में थे। ब्लेज का शरीर उबल रहा था, जबकि तीव्र गर्मी पूरे द्वीप में फैल रही थी। इस असामान्यता को देखते हुए हेराक्लीस ने पूछा, ब्लेजन, तुम क्या कर रहे हो? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भोजन में बाधा डालने की? ब्लेज ने उत्तर दिया, जबकि एक धधकती आग का तूफान उसके शरीर के चारों ओर घूम रहा था। हेराक्लीस की बातें सुनकर उसकी आंखें लगभग घूम गई। तुम बैरन द्वारा उत्पादित भोजन खा रहे थे, अब जब वो उसे वापस ले लेगा तो तुम शिकायत कैसे कर सकते हो? ब्लेज ने सीधे हमला किया। उसके चारों ओर उमड़ती आग की लपटें मुट्ठी का रूप ले चुकी थी और विशाल मुंह की ओर बढ़ रही थी। पहले का अंधेरा वातावरण चमकीला लाल हो गया। लाल नारंगी रंग की आग का घना स्तंभ, जो एक प्रचंड नरक की तरह लग रहा था, ने विशाल मुख को प्रज्वलित कर दिया। चूंकि पेट के बैरन ने अपना मुंह खुला रखा था, इसलिए आग के स्तंभ ने उसके अंदर जला दिया और फिर धमाका हुआ। जब वो किसी ठोस चीज से टकराया तो तीव्र गर्मी फूट पड़ी। श्रीक, एक जोरदार चीख के बाद पूरा द्वीप समूह कुछ सेकंड के लिए तीव्रता से हिल गया, बाई और दाई ओर झूलने लगा। इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। ब्लेज ने नाक भौं सिकोड़ी। जल्द ही पंखुड़ियां अपने आप खुल गई और द्वीप सामान्य हो गया। एकमात्र अंतर्द्वीप के केंद्र में है, यह पूरी तरह से जला हुआ था और इसकी सतह से बैंगनी रंग का रक्त बह रहा था। तुम कौन हो, ब्लेजन? तुम निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो जिसके पास ऐसी स्वर्ग विरोधी शक्ति हो। अध्याय 28 सबाउडी। बोइन द्वीप समूह पर पहुंचने के बाद एक सप्ताह बीत गया। ब्लेज यहां अपना समय आनंद पूर्वक बिता रहा था। प्रशिक्षण, खाना और सोना। पेट के बैरन ने उसे फिर से परेशान नहीं किया। ये अपनी पंखुड़ियों को बंद किए बिना स्थिर रहा। द्वीप पर मौजूद खाद्य पदार्थों ने उनकी बहुत मदद की। इससे उनकी संविधान विशेषता में लगभग 0.8 फीट अंक की वृद्धि हुई। ब्लेज ने फिर अपने बचे हुए 0.5 फीट मुफ्त विशेषता अंकों का इस्तेमाल संविधान विशेषता पर किया और इसे 20 फीट बार सीमा से आगे बढ़ा दिया। नाम, ब्लेज हंट। व्यवसाय, मरीन। संविधान 20.1। शक्ति 20.1। गति 20.0। शैतान फल क्षमता 20.1। हकी, कोई नहीं। भंडारण में आइटम, कोई नहीं। मुक्त विशेषता बिंदु 0। अब उसके दोनों गुण 20 फीट बार की सीमा को पार कर गए हैं। बड़ा बदलाव उसके शरीर में आया। उसका शरीर अब भरपूर ऊर्जा और ताकत से भरा हुआ है। उसकी सहन शक्ति, धीरज और शारीरिक क्षमताएं बहुत बढ़ गई है। साथ ही शैतानी फलों की शक्तियों पर उसका नियंत्रण भी बढ़ गया है। ब्लेज ने आज द्वीप छोड़ने का फैसला किया। एक हफ्ते में ही हेराक्लीस उसका अच्छा दोस्त बन गया। उससे उसने दुर्लभ पौधों और फलों के बारे में कई रोचक बातें सीखी। पेट के बैरन पर हर भोजन का स्वाद चखने के बाद उसने उनमें रुचि खो दी। इसके अलावा अब उसके लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है। आखिरकार इस महीने वो जितने समुद्री लुटेरों का शिकार करता है, उसी के आधार पर उसकी समुद्री रैंक तय होती है। रैंक जितनी ऊंची होगी, उतनी ही स्वतंत्रता होगी। वो निश्चित रूप से किसी अन्य अधिकारी के अधीन काम करने की योजना नहीं बनाता है। साथ ही सिस्टम उसे समुद्री डाकुओं को पकड़ने या मारने के लिए विशेषता अंक के साथ पुरस्कृत करता है।
अपनी ताकत को बेहतर बनाने का एक आसान तरीका। ब्लेजन, यहां। मुझे लगता है कि यह आपको अगले द्वीप तक पहुंचने में मदद करेगा, हेराक्लीज ने कहा और उसे एक अनंत लॉग पोज दिया। इसमें फिशमैन द्वीप अक्षर खुदे हुए थे। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए आप सबाओडी पहुंच सकते हैं। हेराक्लीजन, तुम्हें यह कैसे मिला? ब्लेज ने अपने मित्र की तरह शब्दों में एन जोड़ते हुए पूछा। कभी कभी कुछ समुद्री डाकू या चोर यहां आ जाते हैं। उनमें से ज्यादातर यहां एक दिन भी नहीं टिक पाते। अगर वे अच्छे हैं तो मैं उनकी मदद करूंगा, अगर नहीं तो मैं उन्हें नजरअंदाज कर दूंगा। मैंने ये वस्तु एक बुरे समुद्री डाकू से प्राप्त की है। बहुत बढ़िया। जब मेरे पास खाली समय होगा तो मैं फिर आऊंगा और आपसे मिलूंगा। ये छुट्टियां मनाने के लिए एक अच्छी जगह है, ब्लेज ने कहा और एक छोटी सी बेड़ा पर कूद गया। ये बेड़ा उसने द्वीप पर अलग अलग वस्तुओं को इकट्ठा करके बनाया था। इसमें नाव के पीछे एक अजीब ब्लास्टर लगा हुआ था जो एस के स्ट्राइकर बेड़ा जैसा था। ब्लेज ने इसे अपने ज्ञान और उपलब्ध सामग्रियों से बनाया है, इसलिए ये अनाड़ी है। अपने शैतानी फल की शक्ति का बहुत अधिक उपयोग करने से ये नष्ट हो जाएगा, लेकिन पूर्ण नियंत्रण के साथ ये काम करेगा और उसे सबाओडी तक ले जाएगा। हेराक्लीज को अलविदा कहते हुए ब्लेज ने इंजन के नोजल में गर्मी स्थानांतरित की, जिससे बेड़ा आगे बढ़ गया। एक सेकंड में वो हेराक्लीज की नजरों से ओझल हो गया। आधे दिन की सवारी के बाद वो सबाओडी द्वीप समूह पर पहुंच गया, क्योंकि उसकी शैतानी फल शक्तियों द्वारा राफ्ट को निर्देशित किया जा रहा था। उसका स्वागत तैरते हुए गोलाकार बुलबुले के साथ फैले विशाल मैंग्रोव ने किया। ब्लेज ने सोचा, ये मैंग्रोव के पेड़ वाकई बहुत बड़े हैं। कुछ सेकंड के अंतराल पर जमीन से नए बुलबुले उगाए। अपनी छोटी सी नाव को किनारे लगाकर वो जमीन पर कूद पड़ा और चारों ओर देखने लगा। तभी विशाल वृक्ष पर लिखे अंक 37 फीट ने उसका ध्यान आकर्षित किया। क्या सबाओडी पार्क 30 से 39 के बीच में नहीं है? ब्लेज को पता था कि ये जगह बबलाधारित उपकरणों और मनोरंजन पार्कों से भरी हुई है, लेकिन उसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सीधे कानूनविहीन क्षेत्र 1 से 29 की ओर चल पड़ा। सौभाग्य से उसकी दिशाज्ञान की समझ जोरो जितनी गहरी नहीं है, इसलिए वो आसानी से संख्याओं का अनुसरण करते हुए स्थान पर पहुंच गया। हाल ही में आए कुख्यात समुद्री लुटेरों के बारे में जानकारी जुटाने का सबसे आसान तरीका रेस्तरां है। एक स्थानीय निवासी से पूछताछ करने के बाद ब्लेज ग्रोव 8 फीट में पहुंचे, जहां एक प्रसिद्ध रेस्तरां स्थित है। यह खास रेस्टोरेंट समुद्री लुटेरों, इनाम के शिकारियों और गुलाम व्यापारियों के बीच मशहूर है। शराब का एक जग मंगवाकर वो बीच में एक टेबल पर बैठ गया और नशे में धुत लोगों की बकबक सुनने लगा। कुछ ही मिनटों में उसने कुछ मूल्यवान जानकारी जुटा ली। फिशर टाइगर द्वारा गुलामों को मुक्त करने के कारण हाल ही में सबाओडी में लगातार अशांति बनी हुई है। हालांकि इस घटना को हुए करीब 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन सबाओडी अभी भी प्रभावित है। उच्च पदस्थ मरीन अधिकारी अक्सर भागे हुए गुलामों की तलाश में द्वीप पर आते रहते हैं। फिर भी इसने समुद्री डाकुओं को इस द्वीप पर आने से किसी भी तरह से नहीं रोका। केवल एक चीज जिसे ध्यान में रखना है वो है विश्व के महानुभाव और उनकी नियमित यात्रा। खोए हुए गुलामों की भरपाई के लिए दिव्य ड्रैगन यहां आते हैं। या तो नए गुलामों को पकड़ते हैं या खरीदते हैं। सड़क पर घूमते समय सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि संभावना है कि वे उनसे टकरा जाएं। लेकिन क्या ब्लेज को इसकी चिंता होगी? नहीं। दुनिया के रईसों को सावधान रहना होगा और उसे भड़काने से बचना होगा। हो सकता है कि वो एडमिरल्स का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली न हो, लेकिन वो एक अकेले व्यक्ति होने के कारण उनसे बचकर भागने में सक्षम है। इसके अलावा ब्लेज ने सुना कि सबाओडी में एक बड़ा समुद्री डाकू दल आया है, जिसके दल पर कुल 230 मिलियन बेरीज का इनाम है। मरीन ने उन्हें डेमन बियर समुद्री डाकू नाम दिया। उनके उच्च इनाम का कारण यह है कि चालक दल के 2 शैतान फल उपयोग करता है। उनके कप्तान डेमन बियर रिज ने आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति के साथ 150 मिलियन जामुन का इनाम अर्जित किया। कुमा कुमा नोमी भालू फल खाने के बाद उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उसके जोम प्रकार के शैतान फल ने उसे भयानक ताकत और ठोस बचाव प्रदान किया। ऐसा कहा जाता है कि उसकी मोटी खाल तलवारों और पिस्तौलों से अभेद्य है। आज तक कोई भी उसकी खाल को तोड़ने में सफल नहीं हुआ है। नई दुनिया में प्रवेश करने के बाद वो निश्चित रूप से एक खतरा बन जाएगा। उसके अलावा उनका उपकप्तान भी एक दुर्जय व्यक्ति है, जिसके ऊपर 70 मिलियन का इनाम है। वो एक शैतान फल उपयोगकर्ता भी है जिसने स्लैश फल खाया है। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास एक कुल्हाड़ी है जो स्टील को भी चीर सकती है। ब्लेज ने यह भी सुना कि उनका जहाज ग्रोव 27 नामक बंदरगाह क्षेत्र में खड़ा था। मूल श्रृंखला में यहीं से किजारू ने अपना हमला शुरू किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे रवाना होने से पहले अपने जहाज के कोट होने का इंतजार कर रहे हैं। खैर, अब वे इस बारे में भूल सकते हैं, क्योंकि वे ब्लेज के निशाने पर हैं। अध्याय 29 विश्व के महानुभावों से मुलाकात। अपनी अगली कार्रवाई पर निर्णय लेते हुए ब्लेज ने बिल का भुगतान किया
और रेस्तरां से निकल गया। सबाउडी एक शानदार द्वीप है। यहाँ का मौसम सुहाना है, शानदार नजारे हैं और ताजी और ठंडी हवाएं बह रही है। वातावरण ने ही उसकी आत्मा को फिर से तरोताजा कर दिया। दृश्यों का आनंद लेते हुए ब्लेज ने बागों में भ्रमण किया और ग्रोव 27 की ओर चल पड़ा। उसकी यात्रा सुखद नहीं रही, क्योंकि ग्रोव 23 पर उसकी मुलाकात दास व्यापार समूह से हुई। इसके बाद क्या हुआ, यह स्पष्ट है। उसने उनमें से हर एक को जला दिया और गुलामों को आजाद कर दिया। उन्होंने उसका खुशनुमा मूड खराब कर दिया। मामले को बदतर बनाने के लिए उसे कुछ ही मिनटों की सैर के बाद एक विश्व कुलीन व्यक्ति का सामना करना पड़ा। ब्लेज ने अपने दुर्भाग्य को कोसा। उन्होंने 2 विश्व कुलीन व्यक्तियों को देखा और उनमें से एक को पहचान लिया, संत मोजोसगार्ड, और दूसरा व्यक्ति उनका परिवार प्रतीत होता है, क्योंकि उसके चेहरे की कुछ विशेषताएं संत मोजोसगार्ड से मिलती जुलती थी। मूल कार्य की तरह उन्होंने एक सफेद लबादा पहना था जो अंतरिक्ष सूट जैसा था, और उनके सिर पर राल के बुलबुले थे ताकि वे आम लोगों की तरह हवा में सांस न ले सके। वहां 2 गार्ड थे और उनके साथ एक विश्व सरकार का एजेंट भी था जो काले रंग का सूट पहने हुए था। आसपास के सभी लोग घुटनों के बल बैठे हुए थे और उनके सिर झुके हुए थे। उन्हें देखकर ही ब्लेज भड़क गया। टस्क परेशान होकर उसने दूसरा रास्ता अपनाने का फैसला किया। उसे डर था कि अगर वो 1 मिनट और यहां रहा तो वो उन्हें मार डालेगा, लेकिन कौन जानता था कि मुसीबत उसके पीछे ही पड़ जाएगी। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, पीछे से एक आवाज आई, तुम घुटने क्यों नहीं टेक रहे हो? ये दुनिया के महान व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसके बगल में बैठे विश्व सरकार के एजेंट ने कहा था। उसके शब्दों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें 2 दिव्य ड्रैगन भी शामिल थे। मुझे मत उकसाओ, मैं पहले से ही बुरे मूड में हूं। अपना सिर घुमाते हुए ब्लेज ने ठंडे स्वर में कहा और चलना शुरू कर दिया। वे चाहते हैं कि वो झुक जाए? असंभव। उसकी हरकतों से आसपास के निवासी इतने डर गए कि उनके दिल सीने से बाहर निकल आए। रुको, क्या हिम्मत है कि तुम जैसे आम आदमी मेरे सामने झुकने से इनकार कर दो? संत मोजोसगार्ड बोले, और एक नौकर द्वारा संचालित उनकी संशोधित बुलबुला गाड़ी उनकी ओर बढ़ी। ब्लेज ने अपनी राह रोकी और आह भरते हुए कहा, वे मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकते थे? खुले स्टाइल वाली लंबी कॉलर वाली भूरे रंग की शर्ट और ग्रे टी शर्ट और काली पैंट पहने ब्लेज एक आवारा व्यक्ति की तरह दिख रहा था जो अपनी आजीविका के लिए कुछ निम्न स्तर के समुद्री लुटेरों का शिकार करता है। उसके साधारण कपड़ों ने मोजोसगार्ड को और भी क्रोधित कर दिया। उसके सामने पहुंचकर मोजगार्ड ने कहा, घुटने टेको या मर जाओ। आसपास के लोग ब्लेज को घूर रहे थे और उसे आंखों से झुकने के लिए कह रहे थे। वे उसकी मूर्खता में फंसना नहीं चाहते थे। ब्लेज के लिए वो उसी बेपरवाह नजर से खड़ा था जैसे कि उसने शब्द सुने ही न हो। लेकिन उसकी हरकतों से काले सूट में मौजूद बॉडीगार्ड नाराज हो गया। वो तेजी से ब्लेज के सामने आया और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। वो काफी तेज था और उसकी हरकतें सोरू मार्शल स्टाइल जैसी थी। ब्लेज ने बिना किसी प्रयास के अपने बाएं हाथ से मुट्ठी पकड़ ली, जबकि अपने दाहिने हाथ से उस व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में ऊपर उठा लिया। इससे पहले कि वो उसकी गर्दन कुचल पाता, उसकी हिट सेंस ने सेंट मोजगार्ड के हमले को भांप लिया और अगले ही पल गोलियों की आवाज सुनाई दी। विश्व के महान व्यक्ति ने ब्लेज पर 3 गोलियां चलाई, लेकिन उनमें से कोई भी उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकी, क्योंकि वे सभी एक सुरक्षात्मक ऊष्माशील द्वारा रोक दी गई और कुछ ही सेकंड में पिघल गई। काले सूट वाले लड़के को नीचे गिराते हुए ब्लेज की ठंडी आंखें विश्व के रईसों पर टिकी थी। आसपास का तापमान तुरंत बढ़ गया, जिससे दोनों विश्व रईसों सहित सभी लोग चौंक गए। वो शैतान फल खाने वाला है? क्या वह दुनिया के महान लोगों को मारना चाहता था? एक मजबूत निवासी ने सोचा, जबकि उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सिर्फ वही नहीं, बल्कि तापमान में वृद्धि से सभी के चेहरे लाल हो गए और उनकी त्वचा लगभग झुलस गई। जहां तक 2 विश्व कुलीनों का सवाल है, वे डर के मारे चीखने लगे, आह, ये जल रहा है, ये जल रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। उनका बुलबुला फट गया और उनके हाथों में मौजूद बंदूकें पिघल गई। रईसों के साथ आए 2 पहरेदारों ने अपनी तलवारें निकाली और ब्लेज की ओर इशारा किया, जो कर रहे हो उसे बंद करो। क्या तुम जानते हो कि तुम किस पर हमला कर रहे हो? जैसे ही उन्होंने कांपते स्वर में अपनी बात समाप्त की, एक डरावनी सांस ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और सभी को डरा दिया। एक अदम्य निराकार दबाव ने उनकी आत्मा को अभिभूत कर दिया। दोनों विश्व के महानुभावों के घुटने कमजोर पड़ गए। वे बुरी तरह डरकर जमीन पर गिर पड़े। चूंकि उनकी मानसिक इच्छाशक्ति कमजोर थी, इसलिए वे उसके सामने खड़े नहीं रह सके। अनजाने में तापमान सामान्य हो गया, लेकिन आसपास के लोगों में से किसी को भी इसका एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वे सभी तेज सांसों से भयभीत थे। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं दया नहीं दिखाऊंगा। ये ठंडे शब्द पीछे छोड़कर ब्लेज चला गया। किसी ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वे सभी उसकी गति से हैरान थे। ब्लेज का चेहरा उनकी नजरों से ओझल होने के बाद ही उन्हें होश आया। वर्ल्ड नोबल्स भी इससे अलग नहीं है। लेकिन जैसे ही वे होश में आए, मौजगार्ड ने दोनों गार्डों पर चिल्लाते हुए कहा, वो कहा है, मैं उसे जिंदा चाहता हूं। मैं उसे अपना गुलाम बनाना चाहता हूं। एक नीच आम आदमी की मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? मरीन एडमिरल को बुलाओ। मैं चाहता हूं कि उसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो?
हाँ, एक गार्ड ने हकलाते हुए जवाब दिया। क्षेत्र में भय फैल गया और निवासी सभी दिशाओं में बिखर गए। उन्हें डर था कि कहीं विश्व का कोई कुलीन व्यक्ति उन पर अपना क्रोध न निकाल ले। एक आदमी ने दिव्य ड्रैगन पर हमला किया। यह खबर जल्द ही पूरे सबाउडी में फैल गई और समुद्री लुटेरों, इनाम के शिकारी, नौसैनिकों और स्थानीय निवासियों को समान रूप से चौंका दिया। एक गुप्त मरीन टीम, जो सबाउडी में विश्व कुलीनों की निगरानी के लिए प्रभारी थी, ने पूरी घटना की सूचना मरीन मुख्यालय को दी। अध्याय 30 गियोन से पुनः मुलाकात। क्या आप सच बोल रहे हैं? फ्लीट एडमिरल कांग ने आदेशात्मक स्वर में पूछा। हाँ, यह व्यक्ति कहीं से प्रकट हुआ और उसने संत म्योसगार्ड का ध्यान आकर्षित किया। वे चाहते थे कि वो घुटने टेके, लेकिन उस व्यक्ति ने मना कर दिया। सेलेस्टियल ड्रैगन के अंगरक्षक ने हमला किया, लेकिन उसे आसानी से काबू कर लिया गया और यहां तक कि गोलियों की आवाज भी उसे नहीं लगी। और सेलेस्टियल ड्रैगन को देखकर ही उसने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। डेन डेन मुशी से एक आवाज ने पूरी घटना की जानकारी दी। वो व्यक्ति कौन है? वो कैसा दिखता है? क्या वो समुद्री डाकू है, इनाम का शिकारी है या सबाउडी का निवासी है? फ्लीट एडमिरल कांग ने पूछा। पूरे समय उसका चेहरा शांत दिख रहा था, लेकिन उस पर क्रोध की कोई लहर नहीं थी। नकारात्मक। वो एक नया चेहरा है। हमने उसकी तस्वीर खींची और मुख्यालय को भेज दी। हमें केवल इतना पता है कि वह एक शैतानी फल उपयोग करता है जो तापमान और अत्यधिक गर्मी पर नियंत्रण रखता है। जैसे ही वो व्यक्ति बोला, एडमिरल सेंगोकू, जो कोंग के सामने बैठे थे, के चेहरे पर भाव बदल गए। मुझे मत बताओ कि ये वो बदमाश है। क्या आकाशीय ड्रैगन किसी तरह से घायल हुए हैं? फ्लीट एडमिरल कांग ने पूछा। नहीं, लेकिन सेंट मॉजगार्ड चाहते हैं कि मरीन एक एडमिरल भेजे और उस व्यक्ति को पकड़ ले। मैं समझ गया, कोंग ने जवाब दिया और कच्चा ध्वनि के साथ कॉल समाप्त कर दी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये हमारे ही लोगों में से एक है। कोंग सान, आगे की कार्रवाई तय करने से पहले हमें तस्वीर का इंतजार करना चाहिए। वो नया भर्ती हुआ है ना? शैतान फल उपयोग करता जो गर्मी को नियंत्रित करने में सक्षम है। उसका नाम फिर से क्या है? कोंग ने पूछा। उसका नाम ब्लेज है। वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। यहां तक कि जेफिर ने भी उसकी प्रशंसा की है। बस उसका व्यक्तित्व कुछ हद तक अड़िग है और गैर्ब जैसा है। सेंगोकू ने अपनी कंठी को रगड़ते हुए कहा। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि ब्लेज उनके मैरिन फोर्ट छोड़ने के कुछ ही दिनों के भीतर सेलेस्टियल ड्रैगन को उकसा देगा। एक मरीन रिक्रूट के रूप में उनमें हिम्मत और ताकत है। उनके जैसा निडर व्यक्ति उचित मार्गदर्शन के साथ निश्चित रूप से एक शानदार मरीन बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको उसके विपरीत स्तर और कमजोरी का पता लगाना होगा ताकि आप उसे नियंत्रण में रख सकें, कोंग ने समझाया। कोंग कुछ महीनों या एक साल में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि फ्लीट एडमिरल के अगले उत्तराधिकारी सेंगोकू उनसे जितना संभव हो सके सीखें। जहां तक उनका सवाल है, फ्लीट एडमिरल होने के नाते ताकत गौण है। जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है नेतृत्व गुण। किसी को यह बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता है कि अपने अधीनस्थों को कैसे आदेश दिया जाए, उनकी आवश्यकताओं को कैसे समझा जाए तथा बिना किसी संदेह के उन्हें आदेशों का पालन कैसे कराया जाए। और कोंग जानता है सेंगोकू में ऐसे गुण जन्मजात है। उसी समय एक अधिकारी अंदर आया और कोंग को एक चित्र भेंट किया और फिर माफी मांगी। चित्र को देखते हुए कोंग ने इसे सेंगोकू को दे दिया। चित्र में उसने ब्लेज की आकृति और उसके लापरवाह व्यवहार को देखा। ये वही है। उसे जाकर एक दिव्य ड्रैगन को क्यों भड़काना पड़ा? आप क्या करने जा रहे हैं? मैं निर्णय आपके हाथों में छोड़ रहा हूं, क्योंकि भविष्य में वो आपके अधीन रहेगा। अपने हाथों को भींचते हुए सेंगोकू ने उत्तर दिया। भले ही उसके कार्य लापरवाही भरे थे, फिर भी उसने दिव्य ड्रैगन पर किसी भी तरह से हमला नहीं किया या उन्हें घायल नहीं किया। हम इस मामले को यही छोड़ सकते हैं। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो हम उसे उसी हिसाब से सजा देंगे। सेंगोकू, अगली बार ऐसा नहीं होगा, ये पक्का कर लो। मैं अपनी तरफ से विश्व सरकार को संभालूंगा, तुम उसका ख्याल रखना। धन्यवाद कोंग सान, मैं उससे बात करूंगा। ये कहते हुए सेंगोकू कार्यालय से चला गया। जहां तक कोंग का सवाल है, उसने विश्व सरकार से संपर्क किया और उन्हें ब्लेज के बारे में बताया। ये जानते हुए कि उसका नाम विश्व सरकार के रडार पर आ चुका है, ब्लेज एक बार फिर खट्टे चेहरे के साथ ग्रोव 27 की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसका पिछला अच्छा मूड खराब हो चुका था। वो मूर्ख नहीं था। वो जानता था कि घटना की रिपोर्ट पहले ही मरीन मुख्यालय तक पहुंच चुकी होगी। वो इस अवसर का उपयोग करने की योजना बना रहा है और देखना चाहता है कि मरीन मुख्यालय किस तरह की प्रतिक्रिया देगा। क्या वे उसे पकड़ने के लिए एडमिरल भेजेंगे या? ब्लेज को नहीं पता। वो जवाब का इंतजार कर रहा है। नौसैनिकों का रवैया उसके अगले कदम का फैसला करेगा। अगर वे उसे ऐसे तुच्छ कारण से गिरफ्तार करने का फैसला करते हैं तो वो निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेगा। उसे मरीन में रहना बहुत पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वेच्छा से उन्हें पकड़ने देगा। अगर हालात सबसे खराब हो गए तो वो समुद्री डाकू बन जाएगा और दुनिया को उलट पुलट कर देगा।
जैसे ही उसके दिमाग में अनचाहे विचार उमड़ने लगे, दूर से एक मीठी आवाज ने उसे पुकारा, ब्लेज कुन, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक दिव्य ड्रैगन को नाराज कर दोगे। क्या तुम अपने दिमाग में ठीक हो? गियोन, तुम यहां क्या कर रहे हो? रुको, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूं, और वो भी इतनी जल्दी? ब्लेज ने गुलाबी पोशाक पहने गियोन को देखते हुए पूछा। एडमिरल सेंगोकू ने मुझे सूचित किया और मुझे आपको खोजने के लिए कहा, गियोन ने उत्तर दिया। ब्लेज के सामने पहुंचकर उसे एक सुंदर सुगंध में सांस लेने का मौका दिया। तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है, जियोन। तुमने कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल किया? ब्लेज ने बात बदलने की कोशिश करते हुए चिढ़ाते हुए कहा, विषय को इधर उधर मत करो। बताओ क्या हुआ? गियोन ने गंभीर भाव से पूछा, क्योंकि वो जानती थी कि यह कोई छोटी बात नहीं है। आप भरते हुए ब्लेज ने बताया कि क्या हुआ था। मुझे बताओ गियोन, क्या मुझे सिर्फ इसलिए घुटने टेकने होंगे क्योंकि वे ऐसा कहते हैं, और उन्हें मुझे गोली मारने देना होगा? मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। गियोन ने उसका कारण सुनकर सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक सवाल उठा, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं क्या करूंगी? एडमिरल सेंगोकू चाहते हैं कि आप उनसे यही संपर्क करें। यह कहते हुए गियोन ने उन्हें डेन डेन मुशी थमा दी और सेंगोकू को फोन किया। यह जल्द ही सेंगोकू से जुड़ गया। मोशी मोशी। रिसीवर के दूसरी ओर से सेंगोकू की आवाज आई, सेंगोकू-सान, ब्लेज यहां है। आप कैसे हैं? ब्लेज ने कहा। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। तुम बदमाश, सेंगोकू की शक्ल वाले डेन डेन मुशी ने चिल्लाकर कहा, और जल्द ही सन्नाटा छा गया। क्या तुम इसका नतीजा जानते हो? तुम अपनी जान भी गंवा सकते हो। सेंगोकू-सान, बस मुझे बताओ कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? ब्लेज ने शांति से पूछा। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि सेंगोकू उसे कोई उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि वो जानता था कि उसकी हरकतें ब्लेज से किसी भी तरह अलग नहीं होंगी। ब्लेज ने आगे कहा, वास्तव में वे अभी भी सांस ले रहे हैं। इसका कारण आप है, सेंगोकू-सान। जैसा कि मैं जानता हूं कि किसी पर हमला करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। यदि तुम न होते तो मैं उन्हें पहले ही जलाकर राख कर देता।